हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस एट 1.1 के क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिस एट 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 2 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिस एट 1.1 का पूरा बेसिक अच्छे से समझाया था। इसीलिए रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रहा आपका प्रैक्टिस एट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, आपको बताती हूँ। जैसे कि ना यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स के बेस दिए हैं और हाइट दिए गए हैं। जैसे कि जो आपका फर्स्ट ट्राइंगल है ना, उसका बेस कितना है, 9 यूनिट है, और हाइट कितना है दोस्तों, ये है 5 यूनिट। और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, देखो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल कितना है, इसका बेस ये है 10 यूनिट, और जो इसका हाइट है ना दोस्तों, वो कितना है, वो है 6 यूनिट। तो फिर हमें यहाँ पर क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स, यानी ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज का हमको रेशियो बताना है। तो याद कीजिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जब 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट्स होते हैं ना, उनका हमें मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट करना है, और फिर उसके बाद क्या कर लेना है, उनका रेशियो ले लेना है। ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। चलो फटाफट से एक बार हम रिवाइज करेंगे। देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, आइए समझते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, तो रेशियो ऑफ द, किसका रेशियो हमें लेना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, इसके क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों ट्राइंगल्स दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। जैसे देखो, अब जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं उनका बेस क्या है और हाइट क्या है, उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि लेट, जो मेरा पहला वाला ट्राइंगल है ना, उसके एरिया को मैं मान लेती हूँ प्यारे बच्चों A1, और जो उसका बेस है, बेस, ठीक है, बेस, उसको मैं क्या मान लेती हूँ, B1, एंड जो हाइट है ना, हाइट, उसको मैं क्या मान लेती हूँ दोस्तों, H1 मान लेती हूँ। ऐसे ही जो मेरा दूसरा वाला ट्राइंगल है उसके एरिया को मैं मान लेती हूँ A2, और बेस को मैं मान लेती हूँ B2, और जो मेरा हाइट है ना उसको मैं मान लेती हूँ H2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द बेस, यहाँ पे लिखते हैं, पहले एरिया लिखते हैं, द एरिया, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल बी, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, बताइए। एरिया को हमने क्या माना है, A1, एंड बेस को हमने B1 मान लिया है। इसके बाद देखिएगा, जो मेरा हाइट है उसको मैंने H1 मान लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा A1, B1 एंड H1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात हुई। अब इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो मेरा दूसरा वाला ट्राइंगल है उसके एरिया, बेस और हाइट को मैं कंसिडर करने वाली हूँ। ठीक है, क्या मानेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली हो गया ना, फिर एंड करके लिखते हैं, एंड द, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एंड द बेस, बेस नहीं, पहले एरिया लिखते हैं, एरिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेस, उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, या फिर अदर ट्राइंगल बोल सकते हो, अनदर ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अनदर ट्राइंगल बी, ट्राइंगल बी, बोलो इसका एरिया क्या, मतलब क्या हमने माना है, A2, उसके बाद बेस क्या मान लिया हमने, B2, यहाँ पे B2 आएगा, और उसके बाद जो आपका हाइट है ना प्यारे बच्चों, इसको मैंने S2 मान लिया। और यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है। ये रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब क्या होता है कि लाइन से, जैसे पहले मैंने क्या लिखा है, एरिया लिखा है, तो ये जो A2 है ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मैंने बेस लिखा है, तो B2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को, एंड हाइट लिखा है तो ये H2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को। इसीलिए रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है। एक बार इसे मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल्स दिए गए थे उनका कुछ नाम वगैरह दिया नहीं था, है ना, तो हमने अपने मन से अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया कि द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल बी A1, B1 एंड H1 रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये देखो, मैंने यहाँ पे रेस्पेक्टिवली की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, तो मैं इसको ठीक कर दूं। चलिए, आप कहते हैं तो मैं फटाक से इसको ठीक कर देती हूँ, रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, अब राइट है। लो भाई, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दूसरा ट्राइंगल था, द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द अनदर ट्राइंगल बी A2, B2 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ऐसा मैंने अज्यूम किया है तो जो मेरा B1 है वो क्या होगा, और जो H1 है ना ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस है उसको मैंने B1 माना है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस कितना दिया है 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 9 यूनिट्स लिख देंगे। और जो फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट है, हाइट कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड ट्राइंगल यानी B2, इसका बेस कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 10 यूनिट्स हो जाएगा। एंड हाइट यानी कि H2 वो कितना हो जाएगा, वो देखो यहाँ पे दिया है 6 यूनिट, तो यहाँ पर ये मैं लिख दूंगी 6 यूनिट। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है, तो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो पूरा स्टेटमेंट जो है ना वो लिखना पड़ेगा, और तब जाके आप क्या कर सकते हो, आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो मेरा स्टेटमेंट है ना वो क्या था, चलो एक बार मेरे साथ बोलेंगे क्योंकि स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। ओके, आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है, तो चलो समझ करके याद करते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या बोला मैंने, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं प्यारे बच्चों, एक तो मतलब ट्राइंगल का तो नाम दिया नहीं है, तो पहले वाले ट्राइंगल के एरिया को हमने A1 माना है और दूसरे वाले ट्राइंगल के एरिया को मैंने क्या माना है A2। तो क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, वो किसके इक्वल होता है, तो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो बताइए जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल है इसका बेस क्या है प्यारे बच्चों, B1 है एंड हाइट इज H1। फिर जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इसका बेस क्या है B2 और हाइट क्या है प्यारे बच्चों H2। ठीक है, तो ऐसे अब जो इसका स्टेटमेंट है ना वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बोल रही थी। चलो मेरे साथ बोलो फटाक से, है ना, जिससे आपको याद हो जाए। तो क्या कहेंगे हम, चलो बोलो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ areas of two triangles is equal to the ratio of products of their bases एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो ऐसे करके ना आपको इसे याद रखना है, समझ करके याद रखोगे ना याद हो जाएगा, वरना अगर आप सोचो कि मैं इसको रट्टा मार लूँ तो बच्चे यहाँ पे एग्जाम में भूल जाएंगे। इसीलिए समझ करके याद करो, यहाँ पे लिखो और फिर उस हिसाब से आप स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप देख सकते हो, इससे आप मैच कर लीजिएगा, सेम ही है ना। देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देखो मैंने वही लिखा है, आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको हम पुट करेंगे। तो चलो मुझे एक बात बताओ, B1 कितना दिया है प्यारे दोस्तों, तो B1 आपका है, आप देख सकते हो 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 9। उसके बाद हाइट कितना दिया है, आप देख सकते हो H1 5, फिर B2 कितना है 10 एंड H2 कितना है 6। चलो अब इसको कैंसिलेशन करो और फिर आपको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। तो आइए हम काटते हैं इसको। देखो ये 5 और 10 तो ऐसे कट सकते हैं ना, सीधा सीधा 5 1 5 और 5 2 10। लो भाई काट दिया। फिर ये 9 और ये 6 इनको काटना चाहिए हम लोगों को। तो देखो 6 को काटते 3 से, 1 मिनट, 3 2 6 और यहाँ पे 3 3 9 है ना। तो ऊपर बचा है 3 और 1 और नीचे क्या बचा है 2 इंटू 2, यानी 3 अपॉन में क्या है 2 इंटू 2, राइट। देखो 3 इंटू 1 है, तो 3 1 सा क्या होता है प्यारे दोस्तों 3 होता है, 2 2 सा क्या होता है 4, यानी कि हमें रेशियो क्या मिला। देखो अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ A1 अपॉन A2, यानी रेशियो ऑफ मतलब दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आया है हमारे पास, देखिएगा 3/4, राइट। तो यही तो हमें बताना था, हमें रेशियो ही तो बताना था। आप देख सकते हो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो है वो फाइनली बता दिया है, राइट। तो अभी फाइनली आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल टू द सेकेंड ट्राइंगल, मतलब जो दूसरा वाला ट्राइंगल था मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल इज
ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू क्या आया है 3:4, राइट। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने प्रैक्टिस एट 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छे से इसको देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी जब आपके क्वेश्चन आएगा तो, ठीक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने ये फिगर है। इस फिगर में दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट ट्राइंगल इज गिवन टू यू ABC एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ABD, दिस वन इज योर सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये देखो, ये जो आपको BC दिखाई दे रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD, ओके, दिस इज व्हाट AD, मतलब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, राइट। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो बताना है, ओके। तो चिंता मत कीजिए, आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले हम इसको ओरली सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को बताऊं अगर, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस एंड योर सेकेंड ट्राइंगल इज दिस, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखना है कि क्या कॉमन है, बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है। जैसे फर्स्ट ट्राइंगल में हमने क्या देखा, BC क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि AB क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, है ना, AB इज द बेस, राइट। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, AD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए भी जो AB है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो बेस है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है, सेम है। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्राइंगल्स में बेस सेम होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं उनके रेशियो के इक्वल हो जाता है। हमने देखा था ना। तो यहाँ पर जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आएगा, तो इसका हाइट ले लेना और इसका हाइट ले लेना और दोनों का प्रोपोर्शन करके लिख देना, बस वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ और फटाक से इसको हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, इसको मैं भेजूँ इसके जगह पे, कहाँ गया, रुकिए, ये जाएगा अपने जगह पे और फिर जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसे हमें एक बार लिख लेना चाहिए। तो आइए जरा लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि हियर हम क्या देख पा रहे हैं कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, और यहाँ पर दिया है कि BC विच इज इक्वल टू 4 यूनिट एंड AD इज गिवन टू यू 8 यूनिट, ओके। तो फिर हमें यहाँ पर ये रेशियो बताना है, ओके। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, अभी देखिएगा हम फटाक से बता देंगे। यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, इसमें हमने क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हम, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे हम कि ट्राइंगल, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, ओके। ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABD, राइट। ट्राइंगल ABD हैव इक्वल बेस, ठीक है, हैव इक्वल बेस, दैट इज, देखो यहाँ पर बेस क्या है, दैट इज AB, समझ में आया। मतलब दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस क्या है, सेम है। और जब भी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है कि दोनों ट्राइंगल्स में बेस सेम हो तो फिर उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होते हैं उनके रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR नहीं है, सॉरी, ABD, ठीक है। दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है हमारा, ABD, किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स है उसके इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ABC में हाइट इज, बोलिए क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों BC, राइट। फिर उसके बाद इसमें जो आपका ABD है इसका हाइट क्या है, AD, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी AD, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो रीजन है ना वो भी आपको लिख करके बताना पड़ेगा। तो बताइए इसका कारण हम क्या लिखेंगे, तो ऐसे हम लिखेंगे जो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट वहां पे बताया था, ओके। क्या लिखेंगे हम, देखिएगा, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा
प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग, प्रोपोर्शनल टू, पूरा स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक, समझ में आ गया क्या लिखा है? एक बार मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ, फिर से चिंता मत करो, आओ एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने, देखो, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, यानी वो ट्राइंगल्स का एरिया जो क्या होता है, मतलब जिसके बेसिस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होते हैं ना, उनके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि वही उनके रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है, समझ में आया? अब चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो BC इज गिवन टू यू 4, सो राइट डाउन हियर 4 एंड AD इज गिवन टू यू 8। अब इसको काट दो फटाक से, चलो काटते हैं हम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। तो चलो यहाँ पे फटाक से लिख दीजिए आप इसका आंसर। क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल इज ABD, किसके इक्वल आ गया है दोस्तों, बताइए, 1/2 के इक्वल आ गया है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके सामने ये फिगर है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके रिलेटेड ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि सेगमेंट PS, ये जो आपको PS दिखाई दे रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सेगमेंट QR के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो QT है ना, ये देखो QT, ये परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर और कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे RQ, देखिएगा यहाँ पर QR ये कितना दिया है, 6 यूनिट दिया है, और PS कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये दिया है हमारा 6 यूनिट, और PR यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है, ये दिया है 12 यूनिट्स। तो फिर आप लोगों को बताना है QT, यानी ये जो आपको QT दिखाई दे रहा है ना, इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे निकाला जाए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ना एक ट्राइंगल बनाती हूँ, आप देखिएगा इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो, एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा का है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। अब जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसमें अगर मैं हाइट्स की बात करूं तो हाइट्स हमेशा क्या होता है, बताइए, हाइट हमेशा क्या होता है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो चलो हम यहाँ पे ना पहले हाइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं जरा कलर बदल लूं। देखो यहाँ पर हाइट हमेशा बेस के ऊपर होता है, याद रखिएगा। तो देखिए मान लीजिए हम ना इसको बेस मान रहे हैं, किसको बेस मान रहे हैं, ये वाला जो साइड है, मान लो इसका मैं नाम लिख देती हूँ ABC। मैंने क्या किया, ये AC को बेस माना, राइट। तो बेस का जो अपोजिट, मतलब बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना, यहाँ से जो सीधी सी लाइन जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या होगा, वो हाइट होगा फॉर दिस ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसका हाइट जो है ना, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो लो मैंने यहाँ से लेकर के ऐसे परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माई हाइट, ओके, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। तो चलो ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर मैं क्या करती हूँ, ये जो BC दिया गया है ना, इसको मैं बेस मान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे BC को बेस मान लेती हूँ, तो यहाँ पे हाइट क्या, मतलब हाइट कहाँ से बनेगा, तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है उससे हाइट निकल करके आएगा, है ना। तो बताइए ये मेरा बेस है, इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, राइट। तो हाइट कहाँ से बनेगा, यहीं से होकर के जाएगा। तो देखो अगर आप याद रखिएगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उसको हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, वो हमेशा सीधा ही जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करूँ, सीधी सी लाइन बनाऊँ, तो कुछ ऐसा आएगा, आप देख सकते हो कैसा आएगा दोस्तों, ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसका हाइट यहाँ पर मिल पाएगा, राइट। आप देख सकते हैं प्रॉपरली, है कि नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ से मैं बस आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसमें हाइट हमारा ट्राइंगल के अंदर भी आ सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ओके। लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है। एक्यूट एंगल जो ट्राइंगल होता है ना, इसके सभी हाइट्स ट्राइंगल के अंदर ही आते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके आप जितने भी हाइट्स बनाओगे सारे के सारे ट्राइंगल के अंदर ही आएंगे। जैसे मान लीजिए
लीजिए इसको मैंने बेस माना, तो यहाँ से मैं हाइट ड्रॉ करूंगी, देखो ये ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है। मान लो इसको मैंने बेस माना, हाइट ड्रॉ करूंगी, ये भी अंदर ही आ रहा है। इसको मैंने बेस माना, हाइट ड्रॉ किया इसके अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो अंदर ही आया। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर ही आता है। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, यानी कि वो बाहर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ये सी से ड्रॉ करना चाहोगे, जब मान लीजिए मैंने इसको बेस मान लिया, ठीक है, ये वाला जो साइड है ए बी, इसको मैंने बेस मान लिया और यहाँ से मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर बन करके ये आएगा। ओके, तो यहाँ से बस मुझे एक ही बात आपको बतानी थी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा हो सकता है कि जो आपका हाइट है वो ट्राइंगल के अंदर भी आए और बाहर भी आए। तो कंफ्यूज मत होना कि बाहर आ गया, अरे क्या ये हाइट हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन हम फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जरा उसको एक बार लिख लिया जाए। आओ भाई लिख लेते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर। इसमें हमने क्या देखा कि जो सेगमेंट पी एस है ना, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट आर क्यू, ठीक है, आर क्यू ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड दूसरी बात क्या है कि सेगमेंट क्यू टी जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। ये क्या है, ये सेगमेंट पी आर के प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो आर क्यू है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है प्यारे बच्चों 6 यूनिट का, और जो हमारा पी एस है ना ये भी है 6 यूनिट का। इसके अलावा जो पी आर है इट इज गिवन टू यू 12 यूनिट्स। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दी गई है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्यारे बच्चों गिवन, ठीक है। चलो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। अब चलो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पे कौन सा वाला ट्राइंगल लेने वाली हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं ट्राइंगल लेने वाली हूँ यही पी क्यू आर, यानी कि इस ट्राइंगल की मैं बात करने वाली हूँ। एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, देखो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस ट्राइंगल, राइट, तो मैं इसकी बात करने वाली हूँ। ओके, इस ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल पे आप गौर से ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, अच्छे से पहचानिए इसको, ठीक है, अच्छे से पहचानिए। इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा का ही होगा। यानी कि ये किस प्रकार का ट्राइंगल है, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो आपका हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इस ट्राइंगल के लिए जो हाइट है ना, दो हाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से, देखो जैसे इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं बेस मानती हूँ इसको, क्यू आर को अगर मैं बेस मानती हूँ, तो इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में ये वाला वर्टेक्स है। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन आई है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ओके, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, समझ में आया। और अगर दूसरी बार में मैं इस वाले, ये वाला जो साइड दिया गया इसको बेस मानती हूँ, तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्यू। तो वर्टेक्स क्यू से ये जो लाइन गई है परपेंडिकुलर लाइन, ये मेरे लिए हाइट हो जाएगा, है ना, किसका, इस वाले ट्राइंगल का पी क्यू आर का। यानी कि दो हाइट यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार में ना इस हाइट को कंसिडर करेंगे और दूसरी बार में इस वाले हाइट को कंसिडर करेंगे। देखो कैसे, मैं यहाँ पर लिखूंगी, आइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इफ PS is the height of triangle PQR। मतलब अगर मान लीजिए कि PQR के लिए ये जो PS है ना, ये क्या है, हाइट है, और वो एक्चुअल में है ना, तो फिर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर ये PS हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको QR दिखाई दे रहा है, दिस इज योर बेस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, QR लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, RQ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, RQ, एंड द हाइट इज PS, जो हमने पहले से अज्यूम किया ही है ना। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो। तो चलो फटाक से करते हैं, 1/2 इंटू RQ कितना दिया है बताइए, RQ इज गिवन टू यू 6 यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 6, एंड PS कितना है, ये देखो यहाँ पे 6 है, आप लिख दोगे 6, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन करो, तो चलो 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 3 6, और यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 6 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 रेसा क्या होता है प्यारे बच्चों, 18 होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हमें कितना मिला, तो ये हमें मिलता है 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to the 18 square units, right?
ओके, चलो भाई यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, लेकिन क्या हमें ये बताना था, एरिया बताना था? नहीं बाबा, हमें यहाँ पर ये QT बताना था। कोई बात नहीं, बता रहे हैं, रुको जरा सब्र करो, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, है ना, आप कहें तो छोटा कर देती हूँ। चलो अब आगे जरा हम बात करते हैं, कुछ और बातें यहाँ पर आपसे करती हूँ मैं। देखिए एक काम करते हैं, इसको ना मैं साइड में लिखती हूँ, जिससे आपको प्रॉपरली एक ही जगह पे सारी चीजें दिखाई दे पाएंगी, है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि if QT is the height, ठीक है, if QT is the height, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, रुको यहाँ पे पहले लिख दूं मैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब जो मेरा ट्राइंगल PQR है, अगर मैं उसके हाइट को QT मान लेती हूँ, तो फिर यहाँ पर देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे हम, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बताओ अगर QT यहाँ पर हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा, PR मेरा बेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्यारे बच्चों PR बेस, ठीक है, और जो QT है ना, ये मेरा हाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका हाइट लिख दूंगी, बराबर। अब चलो मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना अभी हमने निकाला था, ये देखो 18 यूनिट्स, आप सभी लोग देख सकते हो कितना आया था, 18 यूनिट्स, है ना। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, 18 स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा याद रखिएगा एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ये सभी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 18 लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR कितना है भाई, PR देख लो 12 यूनिट्स, यहाँ पे लिख देंगे 12, फिर यहाँ पे QT। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लो फटाक से, आइए मैं करती हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी जो 6 आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई में है कि नहीं, इसको इधर बुला लो, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू QT। चलो बच्चों अब इसको कैंसिलेशन कर दो फटाक से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि जो हमारा QT है ना, ये हमें कितना मिलता है, तो ये हमें मिलता है 3 यूनिट्स। ओके, तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। हमसे यही पूछा था ना, फाइंड QT, लो भाई हमने बता दिया, QT कितना है, 3 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें तो यूनिट दिया नहीं है, फिर आपने यूनिट क्यों लिख दिया। तो बच्चे आप लिख सकते हैं यूनिट, और अगर नहीं लिखना है तो हटा दो, है ना, आपको कौन रोकता है, यूनिट को हटा दिया तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर बचते हैं 3 और क्वेश्चंस, 3 नहीं सॉरी 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से बच्चे आप जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ये हमारा ऐप है, जो भी बच्चे हमारे साथ पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस SK क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे क्लास में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमारा जो कोर्स है क्लास 10th का, उसमें एनरोल कर सकते हो और हमारे साथ आकर के पढ़ाई कर सकते हो, वो भी लाइव, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।